मोमेंट्स विद अंजलि अरोड़ा की शूट है, मगर हो गई हूँ मैं लेट। तो यहाँ हम आए हैं स्टूडियो 90 में। चलिए अजय जी वेट कर रहे हैं। हेलो एंड वेरी सॉरी आई एम लेट। ये आप तो लेट आने का भरपाई है। थैंक यू। सो अजय जी कैसी लगी आपकी प्लेस? प्लेस तो बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, बल्कि मैं इस तरफ आया भी पहली बार। ओके, तो बहुत मज़ा आया। से मुंबई में आपका स्वागत है। वेलकम टू दी मैजिक मोमेंट्स विद अंजलि अरोड़ा। आज है हमारा फर्स्ट एपिसोड। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये द अंजलि अरोड़ा टॉक शो का है सेकेंड सीजन, जो है ऑफलाइन। जी हाँ, हम अपने जो भी आर्टिस्ट होंगे, जो भी हमारे गेस्ट होंगे, उनसे पर्सनली मिलने वाले हैं, उनके साथ थोड़े मैजिकल मोमेंट्स स्पेंड करने वाले हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जाने माने कलाकार। मैं कहूँगी कि दिल्ली में तो इनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है और मुंबई तक भी इनकी हवाएं चलती है। तो आज आए हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे अजय समीर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अजय जी, आज मैं बहुत एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि एक तो हमारे शो का फर्स्ट एपिसोड है जी। और हम काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं एंड इवन हम लोगों की जो भी बातें हुई है तो हमें तो आपके बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन आज थोड़े और सीक्रेट्स हम आपसे रिवील कराना चाहते हैं। और इवन हम आर्ट की तो आप आए हैं तो आर्ट की तो बात होनी ही है। ज़रूर। तो आपसे पूछूंगी मैं कि आज की शुरुआत कि आप कैसा फील कर रहे हैं? मुंबई स्पेशली आप मेरे शो के लिए आए हैं, थैंक यू सो मच। तो कैसा लग रहा है आपको? इतने समय के बाद मिले, हम ऑनलाइन मिलते रहे जी। और बहुत ही स्पेशल डे है। ये इंटरव्यू आपका एक नई सीरीज़ में आने वाला है। अंजलि अरोड़ा जो टॉक शो है वो अब आ गया लाइव पे। तो ये बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। और किसी भी कलाकार के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि उससे शुरुआत हो रही है। तो ये भी मेरे लिए भी बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने दी, बहुत अच्छा लगा। दर्शकों के साथ हम बातें शेयर करें अपनी। और मेरे लिए ये एरिया भी नया था, इस एरिया में भी पहले आया नहीं था। जी, तो आज स्टूडियो में बैठ के, पहले तो मैंने आपसे कहा था कि वो स्क्रीन पे बैठ के और जूम पे जब हम बातें करते हैं तो कैसे होगा, जब 2 साल पहले लॉकडाउन में हमने बात की थी। आज स्टूडियो में हम काम कर रहे हैं और नरेंद्र अरोड़ा जी डायरेक्टर है हमारे आज। डायरेक्टर साहब के साथ हम बैठे हैं आज। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच सर। जैसे अभी आपने 2 साल पहले की बात की तो मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग का जब सब कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन जब हम जा रहे थे तो बहुत चेंजेस हुए थे काफ़ी। मतलब हम लोगों ने इंटरव्यूज़ भी हम लोगों ने ऑनलाइन किया था, आर्ट लोग ऑनलाइन सीख रहे थे। आपको क्या लगता है कि अभी लॉकडाउन के बाद जो आर्ट की दुनिया है उसमें क्या आपने क्या चेंजेस देखे हैं? बिकॉज एग्जीबिशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। एग्जैक्टली काफ़ी टाइम हो गया अब शुरू हुए लॉकडाउन के बाद। देखिए, जब चीज़ें बंद जाती हैं, विजुअल चीज़ है, विजुअल आर्ट है, जब चीज़ें बंद जाती हैं तो एक नया रास्ता तो ढूंढती हैं। कोई भी आर्ट फॉर्म या कोई भी सिचुएशन में आदमी काम तो निरंतर करता ही रहता है। तो एक सोशल मीडिया के थ्रू एक नया रास्ता आया था और हम जैसे आर्टिस्ट भी जो सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते थे, काम में ज़्यादा बिजी रहते थे और गैलरीज में, तो जब वो बंद हुआ तो सोशल मीडिया की वजह से कुछ और बेनिफिट हुए, अलग तरह के एक्सपीरियंस हुए। बहुत सारे नए लोगों से जुड़े, नई नई बातें हुई, आप लोगों से भी संवाद हुआ, इंटरव्यूज़ हुए, एक नई रेंज बनी जी। अब वापस से जब हम आए हैं, वापस से गैलरीज में जब हम लोग वापस आए तो मैं देख रहा हूँ कि एक नए एक्सपीरियंस को लेके आज आर्टिस्ट आ रहा है। उसके पास एक अलग तरह का अनुभव है कि जब वो स्टक हो गए थे और उसके बाद जो लर्निंग हुई है और आज जो वापस गैलरी में आए तो वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई है ना। जब यस, और इम्पोर्टेंस भी पता चलती है। जिन दिनों कोई चीज़ आपकी ब्लॉक कर दे या हो जाए किसी वजह से, तो जब दोबारा वो आपके पास चीज़ें आती हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ती है जी। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल जहाँ पर भी हम शोज़ में जाते हैं, चाहे हमारे शोज़ हों चाहे किसी के भी हों, तो लोगों का मैंने देखा है कि भीड़ ज़्यादा हो रही है अब आर्ट गैलरीज में। लोग आ रहे हैं। यस, ये जो पहले एक था ना, कूल हो गए थे थोड़ा, लोग कम जाते थे गैलरीज में, वो अब ज़्यादा जाने लगे हैं, एक्सपोजर बढ़ा है। तो ये कुछ चीज़ों का असर होता है। तो लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है हम लोगों को, कोरोना ने। एंड इवन ऐसे भी मैंने देखा है सर कि कोरोना से ना बहुत सारे आर्टिस्ट भी पैदा हो गए। मतलब घर पर बैठे हुए लोगों ने अपने पैशन को फॉलो किया। जिन्होंने छोड़ दिया था आर्ट करना
वो सबने स्टार्ट किया है। तो जी, ऐसे जी। किसी आर्टिस्ट से आप मिले जिन्होंने हाँ। फिर से स्टार्ट किया हो? बहुत बहुत, बल्कि मैं कल ही एक इवेंट में था दिल्ली में, वहाँ पे मैं चीफ गेस्ट था। तो वहाँ मुझे एक डॉक्टर मिली जो आर्मी में हैं, Okay. और शी इज़ अ डॉक्टर, और उन्होंने मुझे बताया कि वो उन्होंने पेंटिंग कोरोना में स्टार्ट की है। अच्छा। उससे पहले कभी उन्होंने बचपन में थोड़ा बहुत किया होगा, बट कोरोना पीरियड में उन्होंने बड़ा सीरियसली काम करना शुरू किया, जी। और अभी देखिए वो शोज कर रही हैं। तो वो जो पैशन था उनका दबा हुआ, वो वहाँ उनको वक्त मिला, राइट। और अब वो बड़ी हैप्पी हैं। कहीं एग्जीबिशन में उनके काम डिस्प्ले हो रहे हैं, वो लोगों से बातें कर रही हैं, तो बहुत खुश नजर आई मुझे वो। हाँ, काफी काफी लोग खुश, ऐसे हाँ। तो ये कल की ही बात है, और अदरवाइज और भी बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने देखे जो कुछ तो ऐसे भी थे जिनके पास वक्त नहीं था, वो वक्त मिल गया। हाँ, कुछ ऐसे थे जो उस पीरियड में उनको ये एहसास हुआ, क्योंकि आदमी खाली समय ना मिलने के कारण ही ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता है। हाँ। कई बार सिचुएशंस भी काम कराती हैं। आपके पास टाइम था, सब कुछ था, लेकिन वो जो उस टाइम का जो असर होता है, हाँ। वो भी काम करवाता है। ट्रू। तो आपने, जैसे आप कह रहे हो कि आपने भी एग्जीबिशंस, आपकी भी मैंने देखी है काफ़ी, आपने जी, भी जी। स्टार्ट कर दी है। तो सर एक जो चीज़ है ना, मैं कहूँगी ये सब आर्टिस्ट जानना चाहते होंगे, बिकॉज आजकल हम लोग सोच रहे हैं, मतलब जब भी हम एग्जीबिशंस लगाते हैं एज एन प्रमोटर, जब मैं भी जाती हूँ तो वहाँ पे एक रीज़न चल रहा है सब विजिटर्स का कि दे से कि अभी लॉकडाउन के बाद रिसेशन है, लोगों के पास पैसे नहीं है, वो लोग आर्ट बाय नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। आप तो सर बड़े आर्टिस्ट हैं, आप तक तो पहुंच जाते हैं खुद ही बायर्स, लेकिन जो ऐसे जो नए आर्टिस्ट हैं उनको ये बहुत फेसिंग करना पड़ रहा है इस चीज़ को, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आर्ट में बायर्स वैसे ही हमेशा ही कम रहे जी। और अप डाउन्स आते रहते हैं। सिचुएशंस बड़ी ख़राब थी इकोनॉमिकली, लोग तो मतलब आपके कहने का मतलब है हाँ, कोरोना एक और एक्सक्यूज हो? कोरोना एक एक्सक्यूज़ बना है, ओबियसली बना है। लोग धीरे धीरे लेकिन आ रहे हैं वापस। जी। और बल्कि कोरोना में भी मैंने देखा कि पेंटिंग्स बहुत बिकी हैं कुछ आर्टिस्ट की। अच्छा। हाँ, हम लोगों ने भी कोरोना के पीरियड में काफ़ी ज़्यादा सेल किया। ओके। तो कोरोना में क्योंकि उन लोगों को टाइम मिल गया था, कुछ लोगों को उन्होंने अपना रेनोवेशन शुरू किया, जी। और वो घर सजाए और इन्वेस्टमेंट की, उनको हाँ, टाइम तो मिला। उनको टाइम मिल गया। यस। तो ये चीज़ें लेकिन आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो इसको मुझे लगता है कि इस पे बजाय यहाँ फोकस करने के काम पे और अपने शोज़ पे और अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, True. है ना। तो वहाँ पे आप देते हो तो ये चलता ही रहता है, कभी These are कम part होगा। of- यस। और एस्टेब्लिश आर्टिस्ट जो हैं उनकी भी हमेशा एक जैसी कहानी नहीं चलती है। हाँ। कोई भी बिजनेस, कोई जी, भी जी। आप हाँ, किसी भी बिजनेसमैन वो को तो बोल ही देखिए। नहीं सकते हम। हाँ, तो आर्टिस्ट की लाइफ भी ऐसी हमेशा एक जैसा कभी चलता नहीं है। जी। तो अप डाउन्स कुछ होते रहते हैं, पूरी जिंदगी चलते हैं ये। तो बजाय उस पर ध्यान देने के आदमी को काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ट्रू। एंड ये बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी जो लोग ऐसे होते हैं जो आर्टिस्ट बन जाते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग सोचते हैं कि मैंने अभी पहली पेंटिंग बनाई, ये कल सेल हो जानी चाहिए, जी, पहली जी। एग्जीबिशन में सेल हो जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को ना सिर्फ अपना फोकस सेलिंग में नहीं रखना चाहिए, जैसे सर ने कहा कि अपने काम को अगर हम सुधारते रहेंगे, सेलिंग अपने आप हो जाएगी। तो सर ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की। आई थिंक सो ये कुछ अलग मुद्दा जो लोगों को एक्चुअली में ये चीज़ पड़ी रहती है कि जब भी वो एग्जीबिशन में पार्ट लेते हैं, दे थिंक कि अरे मेरा सेल होगा कि नहीं। अगर हम अपने काम पर अगर इसी तरह हम लोग विश्वास करके काम करते हैं तो ज़रूर सेलिंग भी आ ही जाएगी, फल तो मिल ही जाता है। जी, देखिए क्या होता है, ये जो एग्जीबिशंस होती हैं ना, जी। इसका अल्टीमेट गोल सिर्फ मनी नहीं है। ट्रू। मतलब अगर हम देखें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आप देखिए कि एग्जीबिशन का जो बेनिफिट होता है, जब आप एक तो आप एक्सपीरियंस करते हो, घर में जो स्टूडियो में काम होता है और जब आप एग्जीबिशन हॉल तक जाते जी। हैं, वहाँ आपने डिस्प्ले किया, एक तो आपको डिस्प्ले की नॉलेज शुरू होती है। मैंने देखा जो बहुत यंगस्टर्स या जो पहली बार शो करते हैं, वो हमसे पूछते हैं सर हम जाएंगे कहाँ, पेंटिंग कौन सी पेंटिंग कहाँ। डिस्प्ले भी एक आर्ट है। हाँ। कि आप कैसे एक आर्ट वर्क को डिस्प्ले करेंगे, कैसे लोगों को इनवाइट करेंगे, गैलरीज तक आप पहुँचते हैं, आपकी रीच बढ़ती है वहाँ पे, वो भी आपकी कमाई है कि लोग वहाँ पे आते हैं और आपका काम देखते हैं, आपकी पहचान बढ़ती है, यू नो। और बल्कि इनफैक्ट आपको बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो आके आपको गाइड भी करते हैं कि आप क्या और फर्दर आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आप कैसे किस तरीके से अपने काम को एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे आप बायर्स तक जा सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन डेवलपिंग है वो भी
थ्रू एग्जीबिशन ही होता है। आपका काम भी इम्प्रूव होता है, आपके कनेक्शन भी डेवलप होते हैं और आपको एक्सपीरियंस भी होता है। तो ये कुल मिला के चीज़ें इस तरीके से बेनिफिट में चलती हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल। सिर्फ वो फाइनेंशियल एक पार्ट है, लेकिन उसके अलावा जो और चीज़ें आर्टिस्ट को मिलती हैं वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। राइट जी। एंड आप लोग अभी बात कर रहे हैं, आप लोग तो अभी कहते हैं ना कि अभी जहाँ आर्ट की वैल्यू हो रही है तब आप लोग आर्टिस्ट बने हैं। अजय जी, जब मेरे ख्याल से जब आपने आर्ट शुरू किया होगा तब तो आर्ट को एक प्रोफेशन माना ही नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त में क्या था कि मैं अपनी बात बताऊं, जब मेरा पहला शो था त्रिवेणी आर्ट गैलरी में था, तो उस ज़माने में आर्ट का थोड़ा बूम शुरू हुआ था, मतलब सेलिंग शुरू हुई थी। तो मुझे याद है एक टाइम इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया कि क्या अब आर्ट बाजारू हो गई। मतलब क्योंकि पेंटिंग बिकने लग गई थी तो उसको बुरा माना जा रहा था। तो आर्टिकल था कि क्या कला बाजारू हो जाएगी। तो उसमें हुसैन साहब का भी इंटरव्यू था, बहुत सारा था, और बाई चांस मेरा भी उसमें मेरे भी कमेंट्स लिए गए थे, और मैंने तो खुशी जाहिर की थी कि आर्ट को अगर बायर मिल रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है। यस, कि कोई इतना ज़्यादा पेंटिंग को चाहने लग गया है कि वो खरीद भी रहा है और उसको अपनी दीवारों पे सजा रहा है बच्चे की तरह। तो वो एक दौर था जब बिल्कुल आर्ट बिकता नहीं था, बहुत स्ट्रगल था। धीरे धीरे आर्ट में बूम आया, अंडरस्टैंडिंग हुई, लोगों को समझ पैदा हुई, और आज की डेट में तो अब आप देख रहे हैं आर्ट फेयर्स हो रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल, काफ़ी ज़्यादा। हाँ। Well-known artist Ajay Sameer's works in a black and white palette have glimpses of shadow and light, highlighted with poignant textures and colors on expressive facets of human experiences in iconic figuration. Blending tradition with modern realities, allowing hues to naturally adapt patterns, it oscillates around detailing textures, decorativeness of idioms, and linear motifs, symbolizing sensitivity of women along with conjuring dream like memories of nature. Man's ability to conceptualize and express thoughts is seen in art, with elements of lines, colors, suggestive harmony, rhythmic movements, cultivating instinct and institution. These elements come to the fore in Ajay Kumar Sameer's exceptional art. One finds stylistic conceptual themes in lyrical narratives of human drama in his works. फ्रेंड्स, मैं बताऊँ आपको कि सीज़न 2 में ये अलग बात है कि हम अपने गेस्ट से जो बातें करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, वो तो है ही, मगर आप कमेंट्स में भी, मैं आप कहूँगी कि जो भी आप अब ये शो देख रहा है एज एन आर्टिस्ट या एज एन आर्ट लवर, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में लिखेंगे तो अजय जी से हम उन सवालों के भी जवाब दिलवाएंगे। जी हाँ, वर्बली तो नहीं दे सकेंगे मगर कमेंट्स में ज़रूर वो जवाब देंगे। इसलिए आपके कमेंट्स अजय जी भी पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए जो भी आप लोगों की दिल की बातें भी होंगी तो अजय जी से आप शेयर करना चाहें तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। वैसे ही मैं अगर बात करूं, अगर हम कला की बात करते हैं तो कला ने पहले से लेकर अब तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। आई विल ऑल्सो से एज एन आर्ट प्रमोटर के कला आगे ही गई है। जैसे हम बोलते रहते हैं कि भारत में कला को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, ये वो, ऐसा नहीं है, कला को इम्पोर्टेंस दी जाती है। बस ये है कि लोग अपना अपना नज़रिया बोलते हैं और सुन के वही बात फैलाई जाती है। तो सर, आपको क्या लगता है, जैसे आपने तो हमेशा यही आपने तो कहूँगी ना कि आप भी एक बिल्डिंग पिलर हैं कला को बढ़ाने में। जिस तरह से दिल्ली में आपके एग्जीबिशंस होती है, आप आर्ट शोज़ में जाते हैं, मैंने हमेशा आपके बारे में तारीफ़ ही सुनी है कि आप सबको प्रोत्साहन देते हैं कि येस, कीप ऑन गोइंग विद द पैशन। तो सर, आपके हिसाब से कला का भारत में क्या योगदान कैसा रहा है? एंड आई ऑल्सो थिंक सो कि आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि ये चीज़ बड़ी ही है आगे। देखिए अंजलि जी, हिंदुस्तान में आर्ट का जो बाज़ार है या आर्ट का जो स्कोप है वो धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जब मैं कॉलेज में था और मेरा पहला शो था, उस टाइम बाज़ार शुरू हो रहा था और बड़ी चर्चाएं भी हो रही थी कि क्या आर्ट ख़त्म हो जाएगी, बाज़ार हावी हो जाएगा, कमर्शियलिज्म आ जाएगा। लेकिन उसको भी देखिए ना, कितने साल हो गए, अब आर्ट में बूम आया, एक बार तो बहुत ज़बरदस्त बूम आया, और फिर उसके बाद थोड़ा कोरोना के बाद फिर वो थोड़ा थमा। लेकिन अब धीरे धीरे अगर मैंने अपनी जर्नी में जो देखा है, आर्ट का बाज़ार बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप इसको देखना चाहें, इसको इस नज़र से,
कि आप आर्ट गैलरीज देखिए किस लेवल पे वो बढ़ती जा रही हैं, राइट। यू नो, आर्ट फेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोकल लेवल पे भी फेयर्स हो रहे हैं आज की डेट में, इंटरनेशनल लेवल तक के फेयर इंडिया में हो रहे हैं। जी। तो आर्ट काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ा है। और जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं बाहर के लोगों से, वो हमसे बहुत आगे रहे थे, राइट। तो ऑब्वियसली आप में और उनमें कुछ डिफरेंस आएगा। जी। और मैं हमेशा एक बात जो मुझे लगती है, मैं हमेशा कहता भी हूँ कि जहाँ स्कोप कम है वहाँ ज़रूर काम करना चाहिए। राइट। वहाँ पे आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, मतलब आपके पास कंपटीशन नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, मतलब वहाँ पे कम है ना। आज जो इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और वहाँ से वो लर्न करके और यहाँ हिंदुस्तान में आके उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे यहाँ फेमस हुए। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वो खाली ये नहीं कि आप बाहर से लेके आके यहाँ कर रहे हैं, हाँ। आप कुछ दे रहे हो राइट। इंडिया को और शाइन कर रहे हो और कुछ आर्ट को एक्सप्लोर करा के और कुछ बेनिफिट्स आप दे पा रहे हो। जी तो जी। आर्ट तो बढ़ा है। सर जैसे हम जानते हैं कि सर जो है ड्राइंग करते हैं, एंड सर आप सिखाते भी हैं, आप एज एन मेंटर भी बहुत जनों को ट्रेनिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो सर ये जो वैसा एज एन मेंटर आपका कैसे एक्सपीरियंस है? मतलब जब हम सिखा रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स उतना इंटरेस्ट ले रहे हैं क्या, आर्ट सीरियसली कर रहे हैं क्या, वैसा आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं पेंटिंग करता ज़्यादा हूँ, सिखाने का तो बहुत ज़्यादा मेरा रहा नहीं है। सर के पीछे लोग पड़े रहते हैं कि हमें सीखना है। जी, लेकिन वो क्या हुआ, जब ये कोरोना का पीरियड था तो जब हम लॉक हो गए थे तो कुछ बाहर के एक दो दुबई के वहाँ के कुछ लोग थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप कुछ क्लासेस वगैरह वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर लीजिए। तो हमने उनके लिए एक वर्कशॉप ज़रूर लेता हूँ मैं तब से, और वीकली 1 डे संडे को लेता हूँ। वो एक अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि कहीं पे कुछ था नहीं, कहीं आना नहीं था, जाना नहीं था। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते थे तो लगता था कि आप मतलब लोगों के बीच में हो। यस। और बातें होती थी आर्ट पे, कुछ मैं लाइव उनको कुछ करके भी दिखाता था। जी। तो और पेनिंग के वैसे भी बहुत कम आर्टिस्ट लोगों को मिलते हैं जो जहाँ से वो कुछ सीख सकें या कुछ वो ले सकें। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, जो कोरोना से शुरू हुआ एक्चुअली। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं सिखा पाता हूँ, या मेरे बहुत स्टूडेंट नहीं हैं, बिकॉज इतना टाइम आर्टिस्ट के पास हो भी नहीं पाता है। यस, बट अच्छा एक्सपीरियंस है सर। लेकिन आपका जो एक वर्क है वो थोड़ा एक डिफरेंट स्टाइल है, तो क्या आपको कंपटीशन कम है? मतलब हाँ, वही तो मैंने कहा, जहाँ स्कोप कम है आप वहाँ जाइए, उस पर काम करिए, भले ही वो कितना ही डिफिकल्ट हो। जैसे पेंटिंग का आप मेरा काम देखेंगे, लोग कहते हैं आप 6 फीट बनाते हैं, तो पेन से बनाते हैं, अपने आप में एक बड़ा टारगेट होता है ना, सोच के ही आपको डर लगता है 6 फीट से कैसे करोगे आप पेन से। बट जब आप करते हो तो नॉर्मल लगता है। तो अब क्योंकि उसमें आर्टिस्ट कम है तो लोग आपको एक अपनी पहचान बनाने में भी एक आसानी होती है। तो मैंने स्टार्ट ही जब किया था, बहुत अर्ली टाइम पे मैंने शुरू कर दिया था, जब मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में फर्स्ट ईयर में था, तब ये टेक्निक मैंने शुरू की थी। और वो उसका रिजल्ट भी मुझे उसी टाइम से बहुत अच्छा मिलने लगा, और बड़े साइजेस में वो काम शुरू किया था मैंने। एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट, मतलब जो मैंने देखा है, जैसे हमने आज ये कॉम्बिनेशन भी वही पहना है सर, रेड यूज़ करते हैं जी। तो सर आई होप ब्लैक एंड वाइट, या ब्लैक एंड वाइट और रेड का जो हमने कॉम्बिनेशन है सर का थीम एकदम हमने परफेक्शन के लिए रखा है। सर ये जैसे होता है ना कि जैसे मैंने आपको देखा है कि आप बैकग्राउंड में सॉन्ग्स लगा के रखते हैं, और आपको हम लोग सब जो फॉलो करते हैं हमें पता है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है। तो हम आज आपको गाना भी हमें आपसे सुनना है, और आप दिखते भी बहुत अच्छा है, तो आप हमें पहले क्या सुनाना चाहेंगे? गाना तो नहीं इतना अच्छा गाते हैं, बट मस्ती करने के लिए सब कुछ अच्छा होता है। थोड़ा भाव खाएंगे, बनता है उतना। हाँ, तो लेकिन कुछ मैं पोएम्स ज़रूर सुनाता हूँ आपको। आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, तो एक तो मैंने लाया था, और सर को स्पेशली मैंने कहा था कि प्लीज़ आप जब आएंगे तो अपने साथ अपनी शायरियाँ, अपनी कोई कविताएं ज़रूर लाइएगा, ताकि हमारे ऑडियंस भी सुनना चाहेंगी। जी, तो ये ज़रूर मैं सुनाऊंगा आपको जी। सर ऐसे इरशाद बोलना नहीं, बेसिकली तो मैं राइटर हूँ नहीं, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप प्रोफेशनली तो आई एम ए पेंटर, बट सम टाइम जब आपको कई बार होता है ना, कुछ चीज़ें आप बना नहीं पाते तो उसको लिख देते हैं। आपके जो थॉट्स हैं, हाँ,
जो भी चीज़ें आपको हिट करती हैं कई बार, या कोई सब्जेक्ट आपको दिमाग में आता है जो बना नहीं सकते, तो आप लिखते हो कई बार। जी जी। तो राइटिंग का सिलसिला ऐसे ही चलता है, वो बचपन से थोड़ा थोड़ा, नॉट बहुत ज़्यादा मैं नहीं लिखता हूँ, बट हाँ। कभी कभी जब ख्याल आता है तो वो फिर लिख देते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जी जी। तो ऐसी छोटी छोटी 2-3 हैं जी जी जरूर हम कविताएं। सुनना एक चाहेंगे। नज्म है ये मैं छोटी छोटी से हैं तो सुनाता हूँ आपको जी। कि नज्म बस इतनी सी है, नज्म बस इतनी सी है कि जो कतरे बहे थे आँखों से वो मिला दिए थे स्याही की दवात में, और चंद लाइनें लिख दी थी कोरे कागज़ पर। क्या बात है। बड़ी सिंपल सी है ये कि नज्म बस इतनी सी है कि जो कतरे बहे थे आँखों से वो मिला दिए थे स्याही की दवात में, और चंद लाइनें लिख दी थी कोरे कागज़ पर। नज्म बस इतनी सी है कि कल रात गायब था चांद फलक से। ओह नज्म बस इतनी सी है कि कल रात गायब था चांद फलक से, और पूरा आसमान उदास था। क्या नज्म बस इतनी सी है। ये बहुत गहराई थी, इतनी सी नहीं सर, बहुत सारी थी ये। हाँ, तो कभी कभी ऐसे थॉट बनता है ना, जब चांद नहीं होता तो थॉट बना ऐसे। हाँ। अच्छा, कई बार बड़ा अजीब अजीब से थॉट बनते हैं आपको। तो जैसे वो चांद पे आया तो ये छोटी सी लाइन लिखी, ये पुरानी है वैसे। जी। तो एक दफ़ा रात मैंने देखी, तो रात के टाइम पे ऐसे लगता है ना कि रात को लोग बड़ा डार्क मानते हैं या नेगेटिव में मानते हैं। हाँ, तो एक दिन ख्याल आया रात तो बड़ी अच्छी होती है। तो वो जो एक थॉट था वो मैंने अपनी एक कविता में लिखा वाह। कि दिन सफ़ेद पोश बहरूपिया, दिन को मैंने बहरूपिया बोला, बहरूपिया। कि दिन सफ़ेद पोश बहरूपिया हम सबको बहकाता है, अपनी कालिख रात पे मलकर खुद संत कहलाता है। वाह, क्या बात है। कि दिन सफ़ेद पोश बहरूपिया हम सबको बहकाता है, अपनी कालिख रात पे मलकर खुद संत कहलाता है। आंचल में जब रात की चैन से दुनिया सोती है, आंचल में जब रात की चैन से दुनिया सोती है, खुशी खुशी से रात सभी के मैले कंबल धोती है। क्या बात है। हम लोग सो जाते हैं और रात हमें इतना शांत कर देती है, तो आंचल में जब रात की चैन से दुनिया सोती है, खुशी खुशी से रात सभी के मैले कंबल धोती है। और लास्ट की लाइंस हैं कि रात है प्यारी सपनों वाली और दिन सबको भटकाता है। वाह। रात है प्यारी सपनों वाली, दिन सबको भटकाता है, रात बांटती चांद सितारे, दिन लूट लूट ले जाता है। रात बांटती चांद सितारे, दिन लूट लूट ले जाता है। सही बात है। एक्चुअली में सही में रात, मतलब रात ऐसी बात है ना कि हमें जी। बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ Actually देती है, वो आराम देती रिलैक्सेशन है। इस तरह का जो एक रात में, तो मुझे एक थॉट आया था तो वो लिखा था। Very nice। एक और लास्ट आपको सुनाता हूँ, ये भी छोटी सी एक कविता है, पुरानी कविता है, मैं सुनाऊँ, नई लोगों ने सुनी भी है। कि अंधेरा खा न जाए चांद को कहीं, अंधेरा खा न जाए चांद को कहीं, तुम शाम ढले तो चराग जला देना। वाह। अंधेरा खा न जाए चांद को कहीं, तुम शाम ढले तो चराग जला देना। मोहताज न हो जाए बाग खुशबू के लिए, मोहताज न हो जाए बाग खुशबू के लिए, तुम बन के फूल एहसासे इश्क करा देना। वाह, क्या तुम बात बन के फूल एहसासे इश्क करा करा देना। और गर लहरें उठे फलक से मिलने कभी, लहरें ऊपर उठती है ना, हाँ। गर लहरें मिले उठें फलक से मिलने कभी, तुम हौसला बनकर फलक जरा झुका देना। वाह। तुम हौसला बनकर फलक जरा जरा झुका देना। और कुछ पंछी जो भटके हैं घरों की चाह में, और जो कुछ पंछी जो भटके हैं घरों की चाह में, तुम बनकर राह उन्हें माँओं से मिला देना। वाह। तुम बनकर राह उन्हें माँओं से मिला देना। और मिट न जाए इंसानियत दुनिया से कहीं, मिट न जाए इंसानियत दुनिया से कहीं, तुम हर घर में दरख्त प्यार के लगा देना। वाह। तुम हर घर में दरख्त प्यार के लगा देना। और गर कर न सको कुछ भी किसी के लिए, और गर कर न सको कुछ भी किसी के लिए, कुछ भी किसी के लिए, तो तुम दोनों हाथ बस दुआ में उठा देना। वाह। तुम दोनों हाथ बस दुआ में उठा देना। क्या बात है। अंधेरा खो न जाए चांद, खा न जाए चांद को कहीं, तुम शाम ढले तो चराग जला देना। बहुत बहुत अच्छी वीडियो है। बहुत बहुत मतलब शुक्रिया। ये भी आपको अपनी एक बुक लिखनी चाहिए, मैं तो कहूँगी। हम सब बहुत अच्छा। खुश होंगे अगर आपने अपनी कलेक्शन की कोई किताब रिलीज की। हाँ, I वेट will कर be रहा the हूँ कोई first आए one कि to buy. हम एडिट करेंगे। जी, जी। जरूर, एक्चुअली जरूर। क्या है कि पोएम्स लिखना और किसी कहानी को लिखना
ऐसा मुझे लगता है वो फिर भी बड़ा आसान है। ये जो प्रोसेस होता है प्रिंटिंग का, जिसमें एडिटिंग और तमाम प्रोसेस जी, होता है, जी, टाइपिंग, ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो सर, मैंने थोड़ी थोड़ी ऐसे कोशिश की थी, बट वो नहीं, बीच में ही ये अटकी मतलब पड़ी है। आपके जो थॉट्स है मैं कहूँगी कि जी। इट इज समथिंग कि हाँ दिस इज द फैक्ट जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता Oh, एक्चुअली। so nice. Thank you. सो यू शुड डू दिस आल्सो सर एक्चुअली। Thank you. और सर मैं आपसे कहती हूँ कि कला के बारे में जो हम बात कर रहे थे और इसमें ये जो हम आपने कहा ना कि इतनी कहीं ना कहीं हमारी सीरियस बातों में ये आपकी शायरियों ने मैजिक मोमेंट्स डाल दिए, तो बहुत अच्छा लगा। बरस दर बरस कोरे सफेद कैनवस पर स्याह सी कुछ लकीरें आड़ी तिरछी रेंगती हैं, कभी लुढ़कती हैं, पलटती हैं, चढ़ जाती हैं दीवार पर, लटक कर फिर दम से फांद जाती हैं। हंसती हैं जोर से तो कभी ये लकीरें खामोश ताकती रहती हैं ख्यालों के परे। कभी दुबक जाती है कैनवस के कोने में कहीं, थकती हैं तो लेट जाती हैं ये लकीरें कैनवस को ही ओढ़कर कभी। तेज धूप में, सर्द रातों में, बारिशों में, तूफानों में मुसलसल डटी रहती हैं ये लकीरें अपनी जगह पर। बरस दर बरस एक खेल सा चलता रहता है, बरस दर बरस एक खेल सा चलता रहता है कि बरस पकड़कर तजुर्बे पिछले बरस से दौड़ता रहता है अगले बरस की तरफ। कला के लिए बरस। ये जो ये टॉक शो हम कर रहे थे एंड इवन मैं बताऊं कि सर का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो बातें आज तक मेरे शो पर जब भी शेयर की है काफ़ी लोगों ने पसंद की है। और एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है हम सब के लिए सर। तो आप जैसे जब कलाकार हमारे शो पर कुछ ना कुछ अपनी पैशन जर्नी शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो काफ़ी आर्टिस्ट को हेल्प मिलता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन्हें कुछ तो मैसेज दे, मोटिवेशनल सर, एकदम जी। दिल खुश हो जाएगा सर। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका और नरेंद्र अरोड़ा जी का। मैजिक मोमेंट ये नया शुरू हुआ है और इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं, इनफैक्ट अभी लोग बहुत लकी हैं जो नए स्टूडेंट्स, नए बच्चे आर्ट वर्ल्ड में दाखिल हो रहे हैं या उन्होंने शुरुआत कर दी है। मैं जब अपना वक्त देखता हूँ तो हमारे पास सिर्फ कोई न्यूज़पेपर हुआ करता था और वो भी बाई चांस की बात है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो घर में नहीं आता था। तो इधर उधर मुझे शौक था तो मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। और उसमें भी कहीं कहीं कोई छोटा सा कोई आर्टिकल देखने को मिल जाता था किसी सीनियर आर्टिस्ट का, या पेंटिंग या इंटरव्यू। तो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि जब हम उनको देखते थे तो जो इंस्पिरेशन मिलता था कि कल को मेरी पेंटिंग भी यहाँ होगी, या वो जो प्रोसेस हमें दिखता था उनके काम का, वो जब हम देखते थे कि यार ऐसी पेंटिंग इन्होंने बनाई कैसी होगी, आर्टिस्ट का थॉट क्या है, उनके बारे में पढ़ते थे, समझ में कुछ नहीं आता था, बहुत छोटे थे। लेकिन आज के दौर में इस तरह के कार्यक्रम हैं जहाँ पे अब हम लोग आते हैं, बातें करते हैं, और वो बातें, मुझे लगता है ये चीज़ें एक नए आर्टिस्ट को, और जो इस फील्ड में आ रहे हैं या जो आ चुके हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ओबियसली फ़ायदा करती हैं जी। और एक एक्सपीरियंस जो होता है इंसान का, जब वो शेयर करता है तो दूसरे के लिए हौसला बन जाता है कई बार। आपकी देखिए स्ट्रगल पूरी लाइफ चलता है और अलग अलग उसके लेवल्स बदल जाते हैं, लेवल्स बदलते हैं, तो वो लेवल्स, लेकिन स्ट्रगल हमेशा रहता है, लेवल्स बदलते हैं सिर्फ। एग्जाम्स देने पड़ते हैं। जी हाँ, जी हाँ, हर रोज़ नया पर्चा हर रोज़ नए, तो ये इस तरीके से रहता है। तो इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और बल्कि मैं तो उन प्लेटफॉर्म्स का थैंक यू कहना चाहता हूँ जो शायद मेरे ज़माने में नहीं थे जब मैं छोटा था, आज हैं। तो उनकी वजह से ये जो ट्रांसफ़र होती हैं बातें किसी भी आर्टिस्ट की, न सिर्फ मेरी बल्कि और जो मेरे भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके जब आप इंटरव्यूज़ करते हैं तो वो जो बातें जो लोग सुनते हैं, वो जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोग अपना, तो उससे बहुत बेनिफिट होता है। तो ये सब चलता रहना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। एंड इवन सर मैं आपसे एक बहुत कहते हैं ना कि इससे आप टेक्निकल पूछ लो या आपसे बहुत पर्सनल सवाल पूछूंगी कि अजय समीर अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं?
10 साल बाद फिर ये मैजिक मोमेंट नया शो है, एक और कोई ग्रैंड शो आएगा और उसमें हम लोग फिर बैठेंगे और फिर बातें करेंगे हमने क्या क्या किया इन 10 सालों में, और फ्यूचर में फिर हम कौन सा शो करने तो वाले सर हैं। आपका आर्ट के लिए क्या गोल है? आर्ट के लिए तो देखिए, आर्ट एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में सिर्फ आप चलते जाते हैं जी और समय तय करता है, क्योंकि देखिए कभी भी आपने देखा होगा जो भी पेंटिंग बन रही हो पहले से प्रोसेस में नहीं होती कभी भी। ये जैसे जैसे आप आगे चलते हैं रास्ता खुद आपको बताता है आपको जाना कहाँ है, जी आपको किधर को मोड़ना है। बहुत सारे रास्ते आते हैं लाइफ में, आर्ट के रास्ते, क्रिएटिविटी के रास्ते ऐसे हैं, वो तय नहीं होते पहले से। जी तो आप चलते जाते हैं, वक्त आपको लेके चलता रहता है, आपका एक काम दूसरे काम को पैदा करता है, राइट दूसरा काम तीसरे काम को जन्म देता जी। है। तो ये एक प्रोसेस है। जब तक मैं वो एक पेंटिंग के बाद दूसरी बनाता हूँ तो वो तीसरी को जन्म देती है। जी, जी। तो ये प्रोसेस है। तो इसलिए 10 इयर्स बाद क्या होने वाला है कौन सी पेंटिंग? मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे खुद इतना इंतज़ार है, एक आर्टिस्ट को इतना वेट होता है कि वो 10 साल बाद क्या कर रहा होगा। तो इसलिए मैं खुद क्यूरियस हूँ कि मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं करता रहूँ, ये सबकी विशेष चाहिए होंगी कि सर आपने हम ऑलरेडी मतलब मुझे तो विश कर ही दिया कि अभी 10 साल बाद मेरा कोई और ग्रैंड Yes. शो होगा। तो सर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, ये जो नाम है मैजिक मोमेंट्स, ये भी अजय समीर जी और हम कहीं पे बैठे थे, बतिया रहे थे, तो वहाँ पे बातें करते करते हमने ये टाइटल दिया। तो इसलिए ये श्रेय भी कहीं ना कहीं जाता है सर को कि मैजिक मोमेंट्स विद अंजलि अरोड़ा इस तरह से So nice. बिकॉज हम लोग टाइटल सोच रहे थे और सर के साथ जब हमने वो मैजिकल मोमेंट्स बिताए थे, तो ये मैजिकल मोमेंट्स यहाँ पे हम बिता रहे हैं। जी। तो सर थैंक यू सो मच एंड आई होप कि मैंने आपको निराश नहीं किया। नहीं, बहुत अच्छा लगा और हमेशा ही अच्छा लगता है आपके साथ, आपके शोज में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सर। नमस्कार। इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया।